ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें आप लिख लो फर्स्ट ठीक है। फर्स्ट बच्चों लिख लो फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज व्हेन ब्लॉक reaches at its maximum height. Find velocity of wave when block reaches at its maximum height. तो बच्चों वेज की वेलोसिटी बतानी है, लेकिन कब बतानी है? जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। सोचो बच्चों एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। V0/2 बच्चों आसान सा है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। जब ये वेज मैक्सिमम हाइट पे होगा तो तुम्हें वेज की वेलोसिटी बतानी है। बच्चों कल के टेस्ट में 50 से ऊपर नंबर किस किस के आ पा रहे हैं? तुम्हारे कितने हैं? अगर ये वाला सही होगा ना तो इसके बाद 75% इसके 76 तुम्हारे कम आ रहा है, कम है तुम्हारे? अच्छा तुम्हारे चलो ठीक है। और कोई 50 से ऊपर? फिर देखो निगेटिव हुए हैं उसमें उतनी बुराई नहीं है, आगे उसे सुधार कर लो तो वो अच्छा। चलो अच्छा है। तो बच्चों जैसे पेपर में अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत आसान दे रखे हैं, पर कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे। उसमें रीज़न ये है कि भाई आप पिकअप करना सीख पाओ कि भाई पेपर कैसा भी हो कि जो आसान है उसे चूज़ करके एटलीस्ट सही कर पाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि भाई पिकअप पावर अपनी ऐसी हो कि भाई टफ पे टाइम वेस्ट ना करें, कैलकुलेटिव पे टाइम वेस्ट ना करें, जो आसान मिल रहा है कम से कम उसके नंबर पक्का करें। तो वो हैबिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर देखते हैं बच्चों, मुझे बताओ इसमें हो पाया हो किसी से? नहीं हुआ? नहीं इतना सब अंडर रूट ऑफ, चलो मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों देखो देखना होगा क्या बच्चों, ये ऐसे इस पे जब चलेगा तो इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो ये ब्लॉक इसके ऊपर चढ़ने लगेगा। ये क्लियर है? अब बच्चों जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो बताओ इसकी y की वेलोसिटी क्या होगी? ये पक्का है कि भाई ये तो जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि ये अगर होगी तो वो और ऊपर जाएगा, जो कि है नहीं। x की वेलोसिटी मान लो vx, मान लो vx, इसकी मान लो v1, इसका 2m, इसका m। बच्चों मुझे बताओ, पूरे को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, पूरे को एक सिस्टम मान लें तो x में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है? x में कोई नहीं है। y में जरूर ग्रेविटी है बट x में नहीं है, x में नहीं है। तो x में नहीं है तो बच्चों में x में कंजर्वेशन मोमेंटम लगा रहा हूं, तो p इनिशियल x, p फाइनल x, p इनिशियल x mv0 2m 0। इधर बच्चों m vx और 2m v1। अब बच्चों ध्यान से समझो, ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि साथ में चल रहा, ये ज्यादा हुआ मान लो v1
तो बीच में गैप हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं। ये ज़्यादा हुआ तो ये पेनिट्रेट कर जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं। तो टॉप पॉइंट पे ये V1 ही होना चाहिए, तो मैं इसको V1 कर देता हूँ। ये चीज़ समझे बच्चों, टॉप पॉइंट पे ये बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि कम ज़्यादा हुआ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बस अपने पास सीधा सा आंसर आ जाएगा V1 इक्वल टू V0/3। समझ गए बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसका उल्टा भी हो सकता है। पहले एक बार इसे कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है बच्चों, माइनस कहाँ पे है? नहीं, तुम बताओ तुमने कहाँ गड़बड़ की है, मैं बताता हूँ। MB0 प्लस 3MB। अच्छा, मैंने ये गड़बड़ कर दी, मुझे लगा आपने कहीं मिस्टेक की है। ओके, ये इक्वल होगा, ठीक है, वो मिसप्रिंट मतलब गलत लिख दिया। अभी ये क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, अब देखो कई बार इसका उल्टा भी पूछ लेते हैं। ये रेस्ट पे है, इसको ऐसे धक्का दे दिया, तब भी वो ऐसे ही ऊपर चढ़ेगा। आंसर सेम नहीं होगा, कंसेप्ट सेम होगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। आंसर जो भी आ जाए वो मतलब नहीं है, वही टॉप पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम ले लोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? बच्चों कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं। बताओ एनर्जी कंजर्व रहेगी क्या? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट बच्चों लिख लो। फर्स्ट पार्ट क्लियर है ना? सेकंड बच्चों, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ब्लॉक। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ब्लॉक। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ब्लॉक। करो एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। कंसेप्ट बच्चों बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा, एनर्जी कहीं अपनी लॉस नहीं हो रही तो हम उसे लगा सकते। बच्चों V0 के टर्म्स में आंसर निकाल लेना, V0 की वैल्यू बाद में रख देना। शायद सही लग रहा है, बाकी देखते भी। और कोई बच्चों? ओके बच्चों, मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो KI UI KF UF, इनिशियल काइनेटिक हाफ m V0 स्क्वायर, इसकी 0, बीच की पोटेंशियल लिखूंगा 0 + 0, ठीक है ना, अभी वही रेफरेंस मान लो। फाइनल काइनेटिक हाफ, बच्चों दोनों की वेलोसिटी सेम ही है तो एक साथ लिख लेते हैं, m + 2m V0/3 का स्क्वायर, एक साथ लिख लेते हैं। चाहो तो या अलग अलग लिख सकते हो, वो अपने ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों मैं बिल्कुल स्टार्टिंग और बिल्कुल फाइनल यहाँ लगा रहा हूँ। मान लो बच्चों ये H1 हाइट पे चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgH1। समझ पाए बच्चों? अब बच्चों देखो 3m और ये 3, तो V0/6, V0 स्क्वायर/6
एम वी नॉट स्क्वायर बाई 6, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो 3 एम वी नॉट स्क्वायर बाई 6, 3 में से देखो 3 एम वी नॉट स्क्वायर बाई 6 और वो कितना आया था एम वी नॉट स्क्वायर बाई, चलो एक काम करते हैं स्टेप बढ़ा, ये कट गया ना, हाँ 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, तो बच्चों मैं एक बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप लोग देखना, एम वी नॉट स्क्वायर 2 एम वी नॉट स्क्वायर बाई 6 एम जी एच 1, ये बच्चों इधर बता देता हूँ, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस देखो 3m, एक 3 कट जाएगा तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ तो 2 बाई 6, कहाँ पे 3m लिखेंगे मैं बता, तो देखो हाफ 3m वी नॉट स्क्वायर बाई 9, तो वो वही आ जाएगा, समझ गए ना बच्चों, कैलकुलेशन समझ पाए ना, कैलकुलेशन की स्टेप्स मैंने थोड़ी कम दिखाई हैं, ठीक है। तो बच्चों h1 तुम्हारे पास फाइनली आ गया वी नॉट स्क्वायर बाई 3g, वी नॉट स्क्वायर बाई 3g, वी नॉट की वैल्यू अगर रूट 2gh रख दोगे, रूट 2gh रख दोगे तो 2g मतलब 2h बाई 3, बाकी ये एक बार बच्चों प्रोसेस चेक करो, पहले पार्ट में हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, दूसरे पार्ट में बच्चों हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, बच्चों अगर मैं पूछता हूँ इसमें वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या, रीजन वाई में ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और शॉर्ट ड्यूरेशन इवेंट नहीं है, प्रोसेस में टाइम लग रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन इवेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन इवेंट होता तो लगा भी देते, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन इवेंट है तो हम वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। बच्चों बताओ इस पार्ट तक कोई दिक्कत, चले आगे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट बच्चों इसमें फिर लिख लो जो भी नंबर हो, थर्ड, ठीक है बच्चों। अब थर्ड बच्चों इसमें आप लिख लो फाइंड वैल्यू ऑफ वी नॉट, find value of V naught so that particle can reach, find value of V naught so that particle can reach top point of wedge, find value of V naught so that particle can reach top point of wedge। बच्चों पिछले क्वेश्चन से अगर रिलेट करोगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा सोचो फिर मैं डिस्कस करूँगा। वेज के टॉप पॉइंट तक पहुंच जाए, रूट 3GH से बच्चों H1 अपनी मैक्सिमम हाइट है, वो H1 अगर H हो जाए तो काम हो जाएगा, हमें टॉप पॉइंट तक पहुंचाना है तो H1 क्या हो जाना चाहिए H, तो H1 को अगर मैं H रख देता हूँ, H1 को अगर मैं H रख देता हूँ तो V नॉट स्क्वायर 3G, तो V नॉट बच्चों आ गया रूट 3GH। बोलो बच्चों कहीं कोई तकलीफ हो, समझ गए ना बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मुझे वापस बताओ हम किस स्पीड से फेंकें कि ये टॉप पॉइंट तक पहुंच जाए, रूट 3GH, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। मान लो बच्चों अगर हम इससे ज्यादा स्पीड से फेंक देते हैं जैसे रूट 6GH, तो क्या होगा, वेज को क्रॉस करके निकल जाएगा, समझ गए ना, यहां तक कोई दिक्कत। फोर्थ बच्चों इसमें लिख लो, फोर्थ बच्चों फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड, find maximum height attained by block from ground if V naught
is root 6gh, v नॉट इज रूट 6gh। ठीक है, तो बच्चों एक बार मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोग समझो। पहले मुझे ये बताओ, फर्स्ट पार्ट हमने v नॉट बाई 3 निकाला, कोई दिक्कत? सेकेंड पार्ट बच्चों हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हाइट निकाली, वहां तक कोई दिक्कत? थर्ड पार्ट में एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए v नॉट निकाला। अब वापस बच्चों हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, अब स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो वो इसको लूज कर देगा, लूज कर देगा तो बच्चों अब समझना होगा क्या। जैसे ये वेज है, जब वो इसे लूज करने वाला होगा तो बच्चों ये मान लो अगर 20 की रफ्तार से जा रहा है तो इधर भी कितनी होगी 20, यहां कुछ vy जरूर होगा। ये 30 से जा रहा है तो ये भी किससे जा रहा होगा 30 से। तो बच्चों x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो अभी भी कितना आएगा v नॉट बाई 3, अभी भी कितना होगा v नॉट बाई 3। अब ये इसको कांटेक्ट लूज करके ऐसे निकल गया टॉप पॉइंट पे, बताओ इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, इधर की वेलोसिटी वही vx या v1 मान लो, वही रहेगी। तो अब बच्चों समझो, पहला पार्ट देखोगे, पहला पार्ट वही मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, कितना आएगा v नॉट बाई 3। फिर दूसरा पार्ट बच्चों जब देखोगे, दूसरा पार्ट तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन में बच्चों के इनिशियल यही लिखोगे, पोटेंशियल 0 ही लिखोगे, इसकी पोटेंशियल मतलब वही रहेगा। अब काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो टॉप पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वही इसकी स्पीड है, वाई डायरेक्शन की तो 0 ही है और दोनों की स्पीड वही सेम रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल फिक्स ही रहेगी। तो हाफ m प्लस 2m ये लिखोगे। हाइट ग्राउंड से मान लो h1 है, हाइट ग्राउंड से h1 है, सॉल्व करोगे आंसर यही आ जाएगा, आंसर यही आ जाएगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, v नॉट की वैल्यू तुम क्या रख दोगे रूट 6gh, रूट 6gh रखोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2h। तो कहने का मतलब ये बच्चों प्रोसेस वाइज कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आ जाएगा। अब अगर बच्चों मैं आंसर लिखता हूं इसमें, आंसर बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो हाइट अगर मैं लिखूंगा तो वो आ जाएगा 6gh के अंडर रूट का स्क्वायर अपॉन 3g यानी कि 2h। बच्चों प्रोसेस समझ पाए ना, पूरी की पूरी वही प्रोसेस रहेगी, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इस तरह की क्वेश्चन में कुछ भी डेटा चेंज होता है आप सेम तरीके से कर सकते हो। कुछ और चीजें बच्चों ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। बच्चों बताओ ब्लॉक की स्पीड कितनी आई हाईएस्ट पॉइंट पे या इस पॉइंट पे? v नॉट बाई 3, ठीक है ना। अगर मैं पूछता हूँ ब्लॉक की या वेज की काइनेटिक एनर्जी, वेज की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ 2m v नॉट बाई 3 का स्क्वायर। अगर मैं पूछता हूँ वेज पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg और एक ब्लॉक वाला नॉर्मल, तो बच्चों बताओ mg का वर्क डन क्या होगा वेज पे, वेज पे, वेज पे mg का वर्क डन 0, ग्राउंड वाली नॉर्मल का वर्क डन 0। अब बीच वाली नॉर्मल का वर्क डन अगर पूछा जाए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ 2m v नॉट बाई 3 का स्क्वायर, वो आंसर। अब बच्चों वापस समझो, यहां तक क्लियर है ना। मान लो ये टॉप पॉइंट पे चला गया, उसके बाद क्या होगा नीचे आएगा, तो बच्चों दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है, वो इसको यहीं मिलेगा, इस पे गिरेगा, फिर ये ऐसे नीचे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। समझ गए बच्चों? तो मान लो उसने कांटेक्ट लूज किया लेकिन हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है, तो वो चलता रहेगा, ये इसके साथ चलता रहेगा, जब ये नीचे आएगा तब ये वहीं मिलेगा, तो वापस वहीं जाके गिर जाएगा, उसके बाद वो स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। अब बच्चों कई बार फिर इसमें पूछते हैं वेज की मैक्सिमम स्पीड कब हो, सोचो थोड़ा सा, वेज की मैक्सिमम स्पीड कब हो सकती है वेज की? हाँ बच्चों देखो, अभी
देखो अभी नॉर्मल इधर है, स्पीड बढ़ाएगा, जब गिरेगा तब भी नॉर्मल इधर ही होगा, स्पीड बढ़ाएगा, तो स्लाइड करके जब वो इधर आ जाएगा तब उस इंस्टेंट पे इस वेज की स्पीड मैक्सिमम है। वो स्पीड भी पूछ सकते हैं, कैसे निकालोगे, ये v1 ये v2, या एक बार सिंपलिसिटी के लिए इसको आगे ही मान लो, वो अपने आप नेगेटिव आ जाए, अपने आप नेगेटिव आ जाए। तो मोमेंटम कंजर्वेशन एम वी नॉट एम वी वन टू एम वी टू, पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ है नहीं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ टू एम वी टू स्क्वायर, दो वेरिएबल दो अननोन, सॉल्व करोगे आंसर आ जाए। तो उस पर्टिकुलर केस में जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। बोलो बच्चों, इसे समझ पाए, इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चंस के एक आध पार्ट आपसे मेंस लेवल में पूछ सकते हैं, पूरा क्वेश्चन तो खैर एडवांस लेवल पे जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो एक आध पार्ट आपसे मेंस लेवल पे पूछ सकते हैं। कंसेप्ट समझ गए बच्चों? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बच्चों लिखो फिर आप, मान लो बच्चों ये सिचुएशन है, ठीक है बच्चों, रफ सरफेस पार्टिकल ऐसे आके टकरा रहा, एम कैपिटल एम, ये भी ऐसे ही आके टकरा रहा है, मान लो बच्चों वो ग्राउंड पे ये थोड़ा सा ऊपर बन गया है, ठीक है। दो सिचुएशन है, तो बच्चों एक बार ड्रॉ कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों दो अलग केस है, मान लो केस वन केस टू। ठीक है ओके, अब बच्चों इसमें आप लिख लो, अब बच्चों इसमें लिख लो, इन विच केस वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, in which case we can apply conservation of momentum in x direction, in which case we can apply conservation of momentum in x direction। बस बच्चों सोचना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, फर्स्ट और सेकंड किस केस में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में लगा सकते हैं? ओके गौरव तुम बताओ क्यों? तो सेकंड में एक इधर जा रहा है, एक सिर्फ एक ही नॉर्मल लग रहा होगा इधर पे, ठीक है, और लेकिन अगर ये वाला देखेंगे तो इसमें एक ऐसा नॉर्मल लग रहा होगा जिसके कारण फोर्स वाई डायरेक्शन में भी आ जाएगा। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिस्टम के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, याद है, पार्टिकल नहीं, सिस्टम। सिस्टम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर सिस्टम, पार्टिकल के लिए तो किसी भी केस में वैलिड नहीं होगा। अब वापस सोचो, देखते हैं भाई, और ओके चलो बच्चों अब मैं डिस्कस करता हूँ। चलो बच्चों देखते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल अभी क्या होगी, mg, जब वो टक्कर करेगा उस इंस्टेंट पे ग्राउंड से नॉर्मल क्या होगी, mg रहेगी, क्योंकि फर्क नहीं पड़ना,
तो पूरे को अगर मैं सिस्टम लेता हूँ तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन। तो यहाँ फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एम जी, जो कि एक नॉर्मल सा क्लियर है। अब यहाँ बच्चों जब वो टकराएगा तो एक हैवी नॉर्मल यहाँ डेवलप होगी, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो बॉटम वाली नॉर्मल भी अचानक से बहुत हैवी हो जाएगी। तो बॉटम वाली नॉर्मल बहुत हैवी हो गई तो बॉटम वाला फ्रिक्शन बहुत हैवी हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव, यहाँ फ्रिक्शन कैसा बन जाएगा, इम्पल्सिव। तो यहाँ हम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर नहीं लगा सकते, यहाँ हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ बनेगा, एक्सटर्नल फोर्स, वो एक नॉर्मल टाइप का रहेगा, इम्पल्सिव टाइप का नहीं रहेगा। यहाँ इम्पल्सिव टाइप का फ्रिक्शन होगा तो नहीं लगा पाएंगे। तो आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अभी बच्चों समझ पाए इसे? नंदिनी क्लियर है ये? देखो मैं वापस बताता हूँ, समझो। ये इधर टकराएगा, देखना, तो इस पे नॉर्मल इधर, इस पे नॉर्मल इधर, पर उनका इधर कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा। ये वाली नॉर्मल तो इंटरनल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर mg, इधर नॉर्मल mg के बराबर, तो टक्कर के टाइम पे भी ग्राउंड से नॉर्मल mg के बराबर ही हो, तो फ्रिक्शन म्यू mg एक नॉर्मल सा फ्रिक्शन होगा, हैवी वाला फ्रिक्शन नहीं होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कोई बहुत हैवी नहीं है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल ऐसे तिरछी आएगी तो इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, तो ये बहुत हैवी नॉर्मल है, ये ग्राउंड वाली नॉर्मल को बहुत बढ़ा देगा, ग्राउंड वाली नॉर्मल को बहुत बढ़ा देगा, तो फ्रिक्शन बहुत हैवी आ जाएगा, तो हम नहीं लगा पाएंगे। समझ पाए बच्चों? तो शॉर्ट ड्यूरेशन इवेंट में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इम्पल्सिव प्लस नॉन इम्पल्सिव। सॉरी, लॉन्ग ड्यूरेशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन में इम्पल्सिव फोर्स नहीं है तो चल जाएगी। बताओ बच्चों, अभी कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, कर लिया ना इसे, ठीक है, ठीक। अब बच्चों देखो, ये सिचुएशन स्मूथ सरफेस है, एम और एक और पार्टिकल है वी नॉट। बच्चों एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो, पार्टिकल स्ट्राइक टू ब्लॉक, particle strike to block and stick to it, particle strike to block and stick to it, then calculate velocity of each, then find velocity of each after collision, then find velocity of each after collision। करो बच्चों। नहीं, रस्सी है बच्चों, ये रस्सी है, हालांकि रॉड भी होती तो फर्क नहीं पड़ता, रॉड भी होती तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रेस्ट पे, पहले ये दोनों रेस्ट पे हैं। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, कर लो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, v0/3। बच्चों वही मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, P इनिशियल P फाइनल, m इंटू 0, m इंटू v0, m इंटू 0। बाद में बच्चों तीनों एक हो गए और सेम वेलोसिटी से चलेंगे, तो 3m इंटू v, तो v बच्चों यहाँ से आ गया v0/3, v बच्चों यहाँ से कितना आ गया, v0/3। बोलो बच्चों, इसमें अभी कहीं कोई दिक्कत?
चलिए आगे, ठीक है, ये क्लियर है ना बच्चों। अब इसी में बच्चों सेकंड लिख लो, कैलकुलेट impulse of tension, calculate impulse of tension on block, मान लो इसका नाम B दे दिया, इसका नाम A, calculate impulse of tension on block B, calculate impulse of tension on block B। सही है बच्चों। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो अब B के लिए अगर मैं चेंज इन मोमेंटम लिखता हूं तो m v0/3 माइनस 0। अब जो ये चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो रस्सी की वजह से ही हुआ है, वही आंसर है, खत्म। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन समझ पाए? ठीक है ना, इसे बच्चों मैं हटा देता हूं फिर। क्लियर ना बच्चों? ओके बच्चों हटा देता हूं फिर। अब बच्चों इसे समझो, जैसे ये यहां ऐसे फिक्स है m, इसको ऐसे ड्रॉप किया h साइड से, तो बच्चों बताओ टक्कर से जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या होगी? √2gh। तो बच्चों एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। मान लो ये a या b कर देता हूँ, इसको ये a कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब इसमें लिख लो पार्टिकल स्टिक टू ब्लॉक ए, पार्टिकल स्टिक टू ब्लॉक ए, पार्टिकल स्टिक टू ब्लॉक ए, then find speed of each, then find speed of each just after collision। particle stick to block, then find speed of each just after collision। एक बार बच्चों करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
बच्चों हो पाया? बच्चों समझो, एक्चुअल में जो हमने पिछला क्वेश्चन किया ये वही मान लो, बस ये कि वो ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया, तो इसी को उठा के अगर हम हॉरिजॉन्टली रख दें तो ये और पिछला क्वेश्चन सेम ही हो जाएगा। क्योंकि टक्कर के बाद क्या होगा, टक्कर के बाद अगर हम सिचुएशन देखें तो एम और ये यहाँ स्टिक कर गया, तो ये V, ये V, तो बच्चों इसी को उठा के वैसे सीधा कर दो तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा तो बच्चों V कितना आ जाएगा, V0/3, V0 बच्चों √2GH/3। ये एक तरीका हो गया, लेकिन कई बार इसमें थोड़ा सा जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाता है कि भाई एक कैसे मान लो, तो ये एक आंसर लाने का तरीका हो गया है, इजीली आंसर लाने का तरीका। तो बच्चों एक बार मुझे बताओ इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ये तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया उससे रिलेट करके, ठीक है ना, वही आंसर डायरेक्ट रख दिया। प्रॉपर मेथड इसका ये रहता है, पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है और कुछ नहीं है, वो समझो। बच्चों यहाँ कोलिजन के टाइम पे मान लो एक टेंशन डेवलप हुई जिसे मैंने T मान लिया। क्या मान लिया? T। कोलिजन के टाइम पे एक टेंशन डेवलप हुई जिसको मैंने क्या मान लिया? T। तो बच्चों टेंशन ऊपर की तरफ है, जैसे ये मान लो B और ये A, तो फॉर A मान लो लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ T dt, फोर्स का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा? इम्पल्स। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अगर मैं इसके लिए लिखता हूं, इसके लिए, तो बच्चों फाइनल मोमेंटम है इधर mv, इनिशियल मोमेंटम 0, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। बच्चों m + m, सॉरी 2m, टोटल मास कितना हो गया? 2m, 0। लेकिन बच्चों ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ है, तो एक माइनस या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, कहीं एक माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि चेंज इन मोमेंटम हमने यहाँ लिया, तो एक माइनस फर्स्ट। अब वही टेंशन इस पे है तो अब इसके लिए लिखते हैं। तो इसके लिए बच्चों जब हम लिखेंगे इसके लिए तो बच्चों देखना, देखो ये वाला, तो अच्छा इसमें एक मिस्टेक कर दी, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर लगाओगे, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। तो अब वापस देखना बच्चों, दोनों के लिए लगा रहे हैं, इन दोनों के लिए, ठीक है ना। फॉर ए एंड पार्टिकल फोर्स ये रहा, फाइनल मोमेंटम 2mv, इनिशियल मोमेंटम mv0, और एक माइनस इधर फर्स्ट। अब उसके लिए यही कहानी रिपीट करोगे फॉर बी, तो t dt, फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल 0 सेकेंड। अब इन दोनों को ऐड करो तो 1 + 2, देखो t dt और t dt कट गए, बचेगा क्या तुम्हारे पास? 0 = 3mv - mv0, तो v यहाँ से हो जाएगा v0/3। तो प्रॉपर मेथड बच्चों ये रहता है, लेकिन एग्जाम में जब बहुत हाईली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो, टफ क्वेश्चन हो, तो ही हम इसे यूज करते हैं, वरना मैक्सिमम केसेस में हम डायरेक्टली उससे रिलेट करके डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं कि mv0, बाद में पूरा सिस्टम v से जा रहा है तो 3mv, v = या v0/3। समझ पाए बच्चों? अब बच्चों जो ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये एक्चुअल में मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन भी हैं और इम्पल्स वाले भी, तो दोनों ही टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन हैं। जैसे जो येलो से लिखे हैं वो मान के चलो इम्पल्स वाले हैं, वाइट से जो लिखे हैं वो मोमेंटम कंजर्वेशन वाले हैं।